नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट की प्रीवियस ईयर की क्लासेस में। तो दोस्तों आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जो है ना बस सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो लास्ट ईयर सीटेट में दोस्तों 31 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके हिंदी पेडागोजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए और चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। मतलब कि मानव का मस्तिष्क रहता है उसमें सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया था? बीएफ स्किनर ने, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। वाटसन, जिसको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। या लेव वाइगोस्की जी, जिनके अनुसार बच्चा एक सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा को सीखता है। फिर नाउम चॉम्स्की, जो कि कहते हैं कि भाषा अर्जन जन्मजात प्रतिभा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। तो ये किसने कहा है? तो यह जो विचार है ना, वह नाउम चॉम्स्की का है, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र को कहते हैं? तो दोस्तों जो निकटस्थ क्षेत्र, जेडपीडी का नाम आपने सुना होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ठीक है ना। जो मतलब जेडपीडी जो है ना दोस्तों, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, जोन ऑफ, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वगैरह। तो ये इसका मतलब कि दोस्तों क्या कहता है, ये किस प्रकार से इसको डिफाइन किया जा सकता है? तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा, बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का जो अंतर रहता है ना, उसको ही विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस दोस्तों आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर ये आंसर नहीं हो सकते हैं। या ऑप्शन नंबर देखिए, पियाजे का जो सिद्धांत है ना, उसमें तो आपको कंप्लीटली पता ही है कि उन्होंने क्या कहा है। तो ठीक है ना, उसमें तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझना ही होगा, ठीक है ना, उसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, जो उनके अनुसार दिया गया है ना, वो डेफिनेशंस हैं, उनको याद करना ही पड़ेगा आपको। बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो दोस्तों किसका एक घटक है? प्रक्रिया लेखन उपागम का घटक है क्या? गहन पठन का, उत्पाद लेखन उपागम का, या प्रारंभिक साक्षरता का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, उनसे जो है ना बातचीत करना एक प्रारंभिक साक्षरता का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि दोस्तों यदि वह भाषा को सीखेंगे तो उनसे बातचीत करना तो दोस्तों ज़रूरी है ना, तभी तो विचारों का आदान प्रदान होगा और बच्चे भाषा को सीखेंगे। आगे देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? आप देखिए क्वेश्चन में नहीं है पूछा गया है, कई बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में हाँ वाला आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पर शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है पूछा गया है। तो संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, ये संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना तो हो जाएगी। वर्णों की रूपरेखा वगैरह बनाना ये भी ठीक है, शब्दों के भागों का विश्लेषण करना ये भी ठीक है, लेकिन शब्द संपदा स्थापित करना, ठीक है ना, यह दोस्तों शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। जब नेगेटिव आपसे पूछा जाना है तो आपको आंसर भी नेगेटिव ही देना है। लेखन खाली स्थान है, तो लेखन क्या है? सबसे पहले तो आप जान लीजिए दोस्तों, जो मतलब कि कौशल है, ठीक है ना, उनको आप ट्रिक से याद कर लीजिए। सुबह पाली, सा से सुनना, बा से बोलना, पा से, ठीक है ना, पढ़ना, और ला से लिखना, ठीक है ना, सुबह पाली, इसको आपको याद रखना है। भाषा के चारों कौशल हैं, तो उनमें से लेखन खाली स्थान है। तो दोस्तों लेखन कौशल क्या है? एक उत्पादक कौशल है क्या? विशिष्ट विधा तक सीमित है क्या? देखिए ये गलत हो जाएगा। एक ग्रहणशील कौशल भी नहीं है, ठीक है ना, लेखन, क्योंकि ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है। एक रेखीय प्रक्रिया ये भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। यह एक उत्पादक कौशल है, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित या लिखित समृद्धि परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता? फिर से नहीं करता है, पूछा गया है ना। दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना है, तो ये करता है, ठीक है ना, ये निर्माण में सहायता करता है। कक्षा में पठन कोना सृजित करना, ये भी करता है। कक्षा में विद्यार्थियों की रचना प्रदर्शित करना, ये भी दोस्तों सहायता करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर गलत है। राइट आंसर यही होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया। कक्षा में खिलौने का कोना बनाना, ये दोस्तों लिखित एवं मुद्रित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भाषा अधिगम में बोधगम में निवेश का क्या अर्थ है? ठीक है ना, भाषा जो अधिगम है, अधिगम मतलब सीखना होता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना, अधिगम मतलब सीखना होता है। तो भाषा अधिगम में बोधगम में निवेश का क्या अर्थ होता है? बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो, क्या एक स्तर ऊपर हो, ठीक है ना,
ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों देखिएगा यहाँ पर बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। बोधगम्य निवेश का अर्थ ये हो सकता है बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। देखिए लक्ष्य भाषा के कोई लक्ष्य के लिए ले जाना दोस्तों, लक्ष्य भाषा की यहाँ तक सीख ली भाषा को, इसके बाद नहीं सीखना है, तो ये तो नहीं हो। कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिक रोचक बनाना, क्या ये होगा। कक्षा की दीवारों पर बच्चे की रचना प्रदर्शित करना। यहाँ पर पूछा गया भाषा अधिगम में बोधगम्य में निवेश के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार, ठीक है ना। बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई बर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है क्या। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ये तो यहाँ पर सही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों आरंभ करते हैं। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है, क्या ये सही है दोस्तों। तो इसका आंसर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से, क्या सीधा वर्ण से ही प्रारंभ कर देता है एक बालक। बिल्कुल गलत, बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी जिसमें गलत है वो ठीक है ना, वो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2। ए सी सही है, बी गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। एक पठन सामग्री है दोस्तों, उसको बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। पठन सामग्री में क्या यह जानना, ऐसा तो कोई नहीं है कि दोस्तों आप यदि अर्थ से पढ़ें, है ना, पठन में रुचि उत्पन्न करने के रुचि के लिए अर्थ से पढ़ते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। विशिष्ट सूचना ढूंढना बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हमको किसी विशिष्ट सूचना को ढूंढना है तो उसके अर्थ को समझना बारीकी से पड़ेगा ही। पठन सामग्री की प्रमाणिक जांचना ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, विशिष्ट सूचना ढूंढना बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। मौन पठन क्या दोस्तों शब्द निर्माण में सहायता करेगा। देखिए हमको यहाँ पर सबसे बेटर ढूंढना है, ठीक है ना, तो सबसे बेटर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, संदर्भ के अनुसार सस्वर वाचन से पढ़ेगा तो उसकी जो शब्द संपदा है ना उसका विकास होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। देखिए अगर आत्मीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, आत्मीकरण हो गया, ठीक है, आत्मसातीकरण माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आत्मसातीकरण हो गया, समायोजन हो गया। यदि इन सभी की बात की जाए ना तो ये पियाजे के अनुसार दिए गए हैं और स्कीमा, ठीक है ना, इसको भी आपको याद रखना है किसके अनुसार दिए गए, मतलब कि पियाजे के अनुसार दिए गए हैं। तो ये पियाजे ही कहते हैं कि भाषा सीखने के लिए अनुकूल समायोजन का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति दांति मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मज़े लेता है, यह प्रदर्शित करता है कि, तो दोस्तों यह क्या प्रदर्शित करता है बताइएगा। उसे गलत संकल्पना विकसित कर ली है उसने, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है, ठीक है ना। यह दोस्तों उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि बच्चा इस प्रकार कोई त्रुटियाँ कर रहा है, त्रुटि नहीं है, यदि इस प्रकार से वह शब्द बोलकर मज़े लेता है तो वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, ध्वन्यात्मक, क्योंकि दोस्त देखिए यहाँ पर कभी शांति दांति मानती इस प्रकार से वह ध्वन्यात्मक जागरूकता है ना उसको विकसित कर रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 की गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है, ठीक है ना, 3 का गीत है ना व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। गलतियों पर लाल पेन से घेरा बिल्कुल नहीं बनाएंगे, गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चे को सही करने के लिए भी नहीं कहेंगे, बल्कि गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। बच्चे खुद ही सुधारेंगे तो अच्छे से सीखेंगे। अब ये 5 बार 6 बार ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है। दोस्तों ये क्या है मतलब कि ध्यान दीजिएगा माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है।
मतलब कि यहाँ पर किसी भाषा को माध्यम के अनुसार पढ़ाने की बात हो रही है कि मतलब कुछ भी सीखना है तो हम अपनी भाषा के माध्यम से सीख सकते हैं। लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होगा, क्यों होगा सिद्ध, ठीक है ना। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है ना आंसर। दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा भी नहीं करेगा, बाधक भी पैदा नहीं होगा ना मुश्किलें पैदा करेगा। एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, ये सही हो सकता है कि किसी भी कीमत पर बचना चाहिए, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। आपको पेडागोजी सॉल्व करते समय क्वेश्चन को जरूर से ध्यान से पढ़ना है। अगला देखिएगा और अंतिम क्वेश्चन देख रहा है आज की इस क्लास का, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। दोस्तों पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, ठीक है ना, व्याकरण को सबसे अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। देखिए कंठस्थ करके ना ही पढ़ेंगे, ना अलग करके, संरचनात्मक उपागम, ठीक है ना, को अपना कर भी नहीं, बल्कि पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकत्रित करके जो है ना भाषा का व्याकरण सबसे अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। तो आपके 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।